नाउ व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन? कौन बताएगा मुझे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? Bending of light from one medium to another medium. Process of change in path of light by changing its medium is known as refraction. Okay, what is the reason why this refraction takes place? Change in medium. देखिए, रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना. वन रिफ्लेक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा. फिर हमने मिरर के बारे में जाना जो रिफ्लेक्शन करता था. एंड रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट ये भी वैसा ही है, पर यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता. लाइट जो है वो बाउंस बैक नहीं होता, लाइट पास करता है. और लाइट पास किस में करता है? हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में. लाइट पास कब कैसे होता है? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम. अब ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जरूरी नहीं है कि उस मीडियम में डेंसिटी वही हो जो डेंसिटी पहले जिस मीडियम से चल के आ रहा है. उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है. जैसे एयर, आप जब हाथ को हवा में चलाते हो तो क्या आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है? बिल्कुल नहीं. आप आराम से हाथ को हवा में घुमा सकते हो. लेकिन अगर यही मैं बोलूँ कि नहीं, आपको हाथ घुमाना है पानी में, तो आप बताओ कि पानी में हाथ घुमाना डिफिकल्ट होगा या एयर में? सर पानी में. यानी आपको ऐसा लगता है कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं एयर से. तो ये बताओ, हाथ का जो आपका स्पीड होगा वो स्पीड एयर में ज़्यादा होगा या वाटर में ज़्यादा होगा? एयर. तो इसका मतलब जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो ज़्यादा डेंस है वाटर में, जो आपके हाथ की स्पीड को क्या करता है? वो कम कर देता है. अच्छा, हवा में आपको एक अगर मैंने पाथ बताया कि आप इस पाथ को फॉलो करो और हाथ को हवा में घुमाओ, तो आप घुमा लोगे, आपको नहीं लगेगा ज़्यादा रिफ्लेक्शन, आपको नहीं लगेगा कि आपका हाथ बेंड किया ज़्यादा. लेकिन अगर पानी में मैं बोलूँ कि आप हाथ घुमाओ, तो आपको लगेगा कि आप जिस डायरेक्शन में चाहते थे उससे थोड़ा मुड़ गया. हाथ जो है वो पानी में उस डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट कर गया. तो ये जो डेविएशन है यही है रिफ्रैक्शन. जो डेविएशन हो रहा है लाइट रेज का, उस लाइट रेज के डेविएशन को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं. अब ये रिफ्रैक्शन जो है वो बेसिकली दो वजह से होता है. दो वजह में सबसे पहला वजह है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना. स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना. अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट का चेंज कब होगा? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. यानी मान लिया जाए हम ये जो लाइन ले रहे हैं उसके ऊपर ये जो है ये एक मीडियम है जो दूसरा मीडियम है. ग्रीन कलर में जो हमने दिखाया ये मीडियम मान लो एयर है, और येलो कलर में जो हम दिखा रहे हैं वो मीडियम मान लो हमारा वाटर है या ग्लास है या इस तरह का कोई और मीडियम है. तो अब हमें ये देखना है कि लाइट किस तरह से पास करती है. तो चलिए हम देखते हैं. लाइट जब एयर से पास करेगी, सीधे ऐसे जा रही है लाइट, ठीक है. इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल. तो ये जो लाइन है ना वो दोनों साइड में जाएगा. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बिल्कुल, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और ये जो लाइट रे जा रहा था इसे हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, इंसिडेंट रे. और ये जो दोनों मीडिया है उन दोनों मीडिया के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, यानी लाइट रेज एक से दूसरे में जा सकती है. अब देखो, ये बताओ आप कि आपका लाइट का स्पीड वाटर में ज़्यादा होगा या एयर में ज़्यादा होगा? एयर में. क्यों ऐसा? एयर में ज़्यादा होगा, वाटर में कम होगा, क्यों? एयर का डेंसिटी क्या होता है? एयर का डेंसिटी होता है लगभग 1.036 kg पर मीटर क्यूब.
क्लियर है? इसका मतलब समझते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडिया से होके पास भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डेंसिटी कम हो तो लाइट पास ज़्यादा करेगा। क्या समझे? लकड़ी के डेंसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन लकड़ी तो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो लाइट जो है लकड़ी से होके पास करेगा नहीं। पर ये जरूर मैटर करता है कि ट्रांसपेरेंट भी है और डेंसिटी भी ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे कि हमारे घर के शीशे का जो ग्लास होता है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है। एक ग्लास होता है बिल्कुल एकदम प्लेन ट्रांसपेरेंट, तो हमें बाहर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखती है। और एक ग्लास कुछ इस तरह का होता है जो ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है। देखा है आपने? कुछ ग्लास से बाहर को देख पाना मुश्किल होता है ना? तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एयर हो गया हमारा 1.036 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर बोले तो वाटर क्या होगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको ये देख के पता चल रहा है क्या कि डेंसिटी कितना ज़्यादा है? डिफरेंस दिख रहा है? बोलिए। तो इस ढंग से आप देखोगे कि लाइट जो है उसकी स्पीड एकदम डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना कम लाइट की स्पीड होगी। तो यहाँ जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी। कम होने से क्या होगा कि लाइट को थोड़ा सा, लाइट जो है ना, जो इसको यहाँ से जाना चाहिए वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट को जो यहाँ से जाना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइन क्या है? नॉर्मल। क्लियर है आपको? अच्छा, हाथ को हम एकदम थोड़ा सीधा करके अगर बालू के अंदर हम डालेंगे तो क्या हाथ जो है वो सीधा का सीधा बालू के अंदर जिस डायरेक्शन में हमने अंगुली करके डाला है वो चला जाएगा या थोड़ा मुड़ जाएगा? बताइए आप। मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एकाएक जब आप ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है या गाड़ी नीचे की तरफ जाता है? मतलब गाड़ी जो है ब्रेक लेने पे ऊपर की तरफ उठता है या नीचे की तरफ जाता है? जमीन को पकड़ता है या हवा में उछलता है? ब्रेक लेने पे आगे का हिस्सा जमीन को पकड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तो ये देखा हूं कि कुछ समय, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, आपका बाकी है। शोभा, शोभा सुनिए ना, धर्मेंद्र जी कल आइएगा तो पैसा ले लीजिएगा। सुनिए, एक मिनट और, दूध के लिए बात करना है आपसे। शोभा, ओम, धर्मेंद्र जी हैं, शोभा बात करो। देखिए, तो जब मैं देखा हूँ स्कूल में एक 12th क्लास का बच्चा स्कूल से बाहर निकला और थोड़ा सा, कभी कभी नहीं होता है स्कूल के बाहर जब वो बाइक से निकलता है तो थोड़ा हल्का फुल्का चाहता है कि अटेंशन सबका देखे, तो क्या करे, अटेंशन लेने के लिए वो थोड़ा बाइक की स्पीड करता है। तो एकाएक उसने एक्सेलरेट किया बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी क्या हुआ, एकदम ऊपर से उछल गया और वो जो है ना, मतलब गाड़ी के नीचे ही आ गया। तो ये क्या होता है कि जब वेलोसिटी एकाएक ज़्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ ऊपर और नीचे के डायरेक्शन को लेके हम ज़्यादा कोई सीरियस स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि आपके डायरेक्शन में बदलाव आता है जब स्पीड कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो ये क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। और अगर ये स्पीड बढ़ जाता तो क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखना, यहाँ पे स्पीड जो है घटता है, स्पीड जो है वो डिक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है। सुबह स्पीड क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये समझ में आ गया? अगर इंक्रीज होता है स्पीड तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ये डिक्रीज होता तो क्या हो जाता, टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। यस सर।
अब देखिए ये लाइट को मैं यहाँ से भी, इस लाइट को जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसको हम यहाँ से भी पार कराने वाले हैं, ठीक है ना। ये लाइट यहाँ आया, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, क्या समझे, इस डॉट लाइन को हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे एक और नॉर्मल हमने बना दिया, और ये जो हमारा है कलर हम येलो इसको रख दे रहे हैं, ये येलो है। इसके बाद हमारा ये जो है वो फिर से हम एयर ले रहे हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि लाइट रेज जो येलो वाला सेक्शन है, जो वाटर का सेक्शन है, वहाँ तो लाइट रेज की स्पीड घट गई, लेकिन फिर से ये जब एयर में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मतलब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगा ऐसे। ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, स्पीड बढ़ गई इसकी। अब आपको कुछ चीजें और भी समझनी है। समझनी क्या है कि पहले जो इंसिडेंट रेज था और इस लाइट रेज को हम कहेंगे एमरजेंट रे। क्या बोलेंगे हम? एमरजेंट रे। ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल होगा। ये दोनों लाइट रेज क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि शुरू में भी एयर था मीडियम में और लास्ट में भी एयर मीडियम में है। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ जो बेंडिंग हुआ, वो कहीं ना कहीं इसके पाथ में यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज किया, ये जो डायरेक्शन और ये जो लाइट रे डिस्टेंस जो ये चेंज किया, इसको हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हम बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्लियर है? तो इसे हम कह सकते हैं कि लाइट रेज पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, या वाटर आप ले लो या ग्लास का स्लैब ले लो, उससे ये लाइट रेज पास कर रहा है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट किससे, मतलब क्या क्या ऐसा फैक्टर है जिससे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, बताइए। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स? बोलिए वेदिका। डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब मीडियम। बिल्कुल सही है, डेंसिटी, क्योंकि उससे क्या होगा, बेंडिंग होगा। और दूसरा, दूसरा बताइए। ये जो थिकनेस है ना, या जो मीडियम का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये बहुत छोटा होता तो बहुत कम होता डिस्टेंस, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होता तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, बड़ा होता। अच्छा एक बात बताओ, कभी हम ऐसे कह सकते हैं, हम लोग जब बाइक से जाते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये बड़ा सा हमारा रोड है, तो बाइक से जब हम जाते हैं तो बाइक को ऐसे करते हैं, 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 यही है ना। तो ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ से यहाँ जाने में हम यहाँ से यहाँ घूमे और यहाँ से यहाँ लहरिया कट बाइक चला रहे हैं, क्या समझे? तो ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि आपको सूचना गलत मिली है, मेरे को बोला गया है कि मैं लहरिया कट कर रहा था, वहाँ जाए एक पतली सी गली है, तो बताओ ये क्या मुझे मानना पड़ेगा कि वहां वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता था ज्यादा? बताओ बच्चों, पतली सी अगर गली हो जहाँ पे एक कार के जाने का रास्ता है, तो वहां वो लहरिया कट नहीं चला सकता ज्यादा। तो दो फैक्टर हैं, एक तो हो गया फैक्टर कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हो रही है, या डेंसिटी ऑफ द मीडियम कितना ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा
जो थिकनेस है मीडियम का, जो डिस्टेंस है मीडियम का, वो कितना ज्यादा है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े हम। सर आप इंसिडेंट रे कौन सा बताए थे और इमर्जेंट रे वो कब बताए थे? इंसिडेंट हो गया सबसे पहला, ये इंसिडेंट रे है। ये वाला पार्ट है आपका रिफ्रैक्टेड रेज, जो बीच में अभी मैं जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, इसका कलर मैं रेड कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड। और एमरजेंट जो है वो बाद में जो निकल रहा है, ये जो डिफरेंट कलर से निकल रहा है, ये एमरजेंट रे है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देख करके फिगर समझ में आ रहा है आप लोग को थोड़ा बहुत? हाँ सर। ये फिगर में कोई डिफरेंस है? वेदिका समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, जैसे ग्लास है ये डेंसर मीडियम है और एयर है वो रेयर मीडियम है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब रेयरर वर्ड यूज हम करते हैं, इट मीन्स कि रेयरर मतलब हो गया कि मीडियम की डेंसिटी का कम होना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लास ही डेंसर रहेगा, कभी कभी ग्लास के साथ कोई और ज़्यादा डेंसर मीडियम हम ले लें तो वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा और ग्लास भी रेयर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उन दोनों मीडियम में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने। क्लास 8 में अगर आपको मिला होगा पढ़ने को तो ये मिला होगा। पहला तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज होता था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज होता है। वहां इंसिडेंट था, यहाँ भी इंसिडेंट है। वहां भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है। और ये बोल रहा है इंटरफेस ऑफ द ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि पहला जो लॉज है वो दोनों के लिए सेम है, बस रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करना है और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है ना? दे लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा कहता है स्नेल्स लॉ, इट वेरीफाइज स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? वो बोलता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो मुझे जरा मीनिंग बताइए साइन आई और साइन आर का। ये कांस्टेंट होगा जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो मुझे कोई बता सकता है साइन आई का मतलब और साइन आर का मतलब बच्चों? सर आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। हाँ बोलो बोलो किंसुक, हाँ बोलो 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 अनन्या। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपका यहाँ पे है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल जो है वो है आई एंगल। ठीक है, और ये एंगल क्या है? आर। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? यस सर। हमने क्या किया कि एक यहाँ से लाइन ले लिया और हमने एक लाइन यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या हो गया? हमें परपेंडिकुलर लाइन मिल रहा है। क्लियर है? दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है हमें। यस सर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का आई, आपको पता है आई का मतलब क्या होता है? अगर मान लिया जाए ये लेंथ को, इस लेंथ को हम लोग मतलब ए कह दें, इसको बी कह दें, और इसे हम सी कह दें, और इसे हम डी कह दें, तो देखिए एंगल ओपोजिट साइड ओपोजिट टू द एक्यूट एंगल को हम पी कहते हैं। तो साइन आई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बाई, और हाइपोटेनियस में आएगा बी। उसी तरह से साइन आर जब हम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी बाई डी, क्योंकि आपको पता है पी बाई एच होता है फॉर्मूला साइन का। पता है क्या आपको? यस सर। और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मान लिया जाए हमने कुछ पार्ट को कॉमन ले लिया, कुछ पर्टिकुलर लेंथ को हमने कॉमन ले लिया, तो उससे एक नया फॉर्मूला मिलेगा। बट आपको मैं इस साइन आई और साइन आर के बारे में समझाना चाहता था
कि साइन आई और साइन आर का आपको आगे की क्लास में यूज भी नहीं करना है। बता रहा हूं, देखो लाइट रेज जो है ना, इंसिडेंट लाइट रेज तो यहाँ से गुजरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आया या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आया। क्लियर है वेदिका यहां तक? ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नीचे वाला एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने लिया है इसके ये लाइन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मान लो हमने कोई फिक्स लेंथ पे ले लिया, ये अगर ओ है इसको हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया, और हम ले सकते हैं कि OP बराबर OQ, ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि साइन आई का वैल्यू लेने के लिए इन दोनों का रेशियो लेना होगा, और साइन आई और आर ये दोनों इस तरीके से हमें निकालना होता, लेकिन यहाँ हमें निकालना ही नहीं है, क्लास 10th में हमें इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, समझ गया ना। बस हमें इतना जानना है कि अगर इन दोनों वैल्यू का साइन का वैल्यू निकालें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे युवराज एयर और वाटर के बीच निकाले, चाहे मैं निकालूं या चाहे कोई और निकाले, तो ये जो रेशियो आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है यहां तक? या इसको दूसरे वर्ड में अगर मैं कहूं तो जो रिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व करोगी, लाइट का जो बेंडिंग है, जो आप एयर से वाटर में जाते वक्त आप जो ऑब्जर्व करने वाली हो, वो सेम ऑब्जर्वेशन मैं भी करूंगा और बाकी सब भी करेंगे। तो वो जो बेंडिंग है, वो जो कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग है, वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो ऑलमोस्ट हम सभी को सेम दिखेगा, चाहे हम कहीं भी रहें और कोई भी किसी भी तरह से कोई भी मीडियम को यूज करें। क्लियर है? तो ये था हमारा दूसरा लॉ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्नेल्स लॉ। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, जिसको अभी हमने स्नेल्स लॉ बोला था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सीधे डायरेक्टली, आपको पता है आप लोगों ने एक और भी चीज किया था, रिलेटिव डेंसिटी। याद है आप लोग डेंसिटी जब बनाए थे क्लास 9 में, जब आपने प्रेशर किया था, अपथ्रस्ट किया था, याद है आपको? तो आप पढ़े थे रिलेटिव डेंसिटी। उसमें हम क्या बोलते थे, रिलेटिव डेंसिटी में जनरली उसको भी हम लोग म्यू से दिखाते थे, और रिलेटिव डेंसिटी होता था डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ कोई भी चीज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही लेते थे, याद है? यस सर। तो यहां जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो हम यहां बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। तो मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है। देखिए, अभी तो हमने पता किया कि जब भी हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए, अब हम जान रहे हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया के रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी सही है? हाँ, मैं आपके स्टेटमेंट को सोच रहा हूँ अंडरलाइन करूं, जिस स्टेटमेंट को मैं चाहता हूं याद कराना। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं V1 जो है ना, वो अगर हमने मीडियम 1 के स्पीड को माना और V2 हमने जो है स्पीड मीडियम 2 का माना, तो ये सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of speed of light इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2। यानी आपके लिए मैं जो बोल रहा हूं वो ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, रटना है, जिसको कहते हैं ना रटना है। रटने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो 2 1, तो आप क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कलर हमारा ग्रीन थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा था इस पे। देखिए, तो ये बता रहा है कि 2 to 1 जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
1 बाय मीडियम 2 ले रहे हैं, लेकिन अगर ये 2 1 को बदल के 1 2 कर दें तो इसका रेशियो भी बदल के क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से याद रखिए, इसको एक बार फिर से हम पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बच्चे से मीडियम 1 और मीडियम 2 को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम कंसीडर करते हैं एक लाइट रे को जो मीडियम 1 से जा रहा है मीडियम 2 में। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? कोई भी लाइट रेज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकली भी 1 से 2 में जा रहे हैं, समझ गए ना? और V1 कर रहे हैं मीडियम 1 को और V2 कर रहे हैं स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। तो जब हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय V1 बाय V2। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे एक क्वेश्चन है कि एयर में जब लाइट जा रहा है, अभी हवा में जो लाइट गुजर रही है, तो हम हवा की स्पीड या हवा के कोई और फिनोमेना के बारे में हम थोड़े बात करते हैं। बात तो हमारी तब शुरू होती है जब ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है। सही बोल रहा हूं अनन्या? रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जर्वेशन है वो कब क्रिएट होता है? जब लाइट दूसरे मीडियम में जाता है। समझ गए? यस सर। और विथ रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम से हम भेज रहे होते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम से हम भेज रहे होते हैं। मतलब जब मैं ऐसे बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब हुआ कि लाइट फर्स्ट मीडियम के बाद सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसका क्या वेलोसिटी का रेशियो हो गया। ठीक है? लेकिन ऐसा थोड़े है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम एयर में होते हैं और लाइट ग्लास से होके एयर में आता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नाम को हम बदल देंगे, हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। एयर हो जाएगा हमारा क्या, मीडियम 2, और ग्लास क्या हो जाएगा, मीडियम 1। समझ में आ रहा है? 1 2 को आप नाम दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मीडियम 1 कौन सा है, एयर, और ग्लास क्या है, मीडियम 2। यहां देख रहे हो मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। समझ में आ रहा है किंसुक? यस सर। इसका स्टेटमेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। चलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ क्वेश्चन, इसके लिए मैं छोटा सा बना लेता हूं। यह है एयर, यह है ग्लास, और यह है वाटर। लाइट रेज आपको बताना है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है VA, VG, और यह है VW। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास का क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी के फॉर्म में, बोलिए। मैंने इसको लिखा है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसका क्या फॉर्मूला होगा? VW by VG। फिर से बोलिए, VW बाई VW बाई, ये किसने बोला है VW बाई VG? अनन्या। चलिए मैं बताता हूं कि पहले इसका मीनिंग समझ लें। यहां बोल रहा है कि लाइट जो है ना, वो वाटर में जाके क्या बदलाव कर रहा है, जा कहां से रहा है, ग्लास से। हम ढूंढ क्या रहे हैं, वाटर का डेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास से हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, VG, और उसके बाद क्या हो जाएगा, VW। देखिए यहाँ पे 2 1 था अनन्या, 2 और 1 था, तो पहले हमने क्या लिया था, 1 को बाद में हमने क्या लिया,
2 को। क्लियर है? यस सर, समझ गई। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? VG by VA। इसका मीनिंग क्या है? लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है या ग्लास से एयर में आ रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास से एयर में आ। बिल्कुल समझ में आ रहा है अब आपको? बोलिए श्रेया, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? तो ये थोड़ा सा इसको लेके आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? और जनरल अगर हम किसी भी लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखना कि हम ऊपर में न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही रखेंगे, उसके बाद हम मीडियम को चुनेंगे। पहला मीडियम क्या होगा हमारा? एयर होगा। और दूसरा मीडियम क्या होगा? जैसे अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है बच्चों? यस सर। अभी भी हम लोग यही कर रहे थे, इसके पहले भी यही कर रहे थे, लेकिन हमने इसमें विथ रिस्पेक्ट वाला जो मीडियम था वो हमारे अपने चॉइस का था। वो एयर भी हो सकता था, ग्लास भी हो सकता था और वाटर भी हो सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू हम एयर या वैक्यूम निकाल रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हैं हम? वैक्यूम, यानी ग्लास, और उसके बाद है हमारा एयर या वैक्यूम। ठीक है? अगर कोई एक नाम लिखा है मतलब समझ लो एयर से होके लाइट वहां जा रही है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलिए वेदिका। यस सर। एनिका समझ में आ रहा है बेटा? किंसुक समझ में आ रहा है? यस सर। किंसुक मीटिंग में नहीं है? यस सर। समझ में आ रहा है किंसुक? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलिए। मतलब पूछना है तो कम से कम वो बोले, नहीं पूछना है वो भी बोले कि नहीं सर नहीं पूछना है। ऐसा नहीं है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदिका आगे बढ़ सकते हैं बेटा, और श्रेया आगे बढ़ सकते हैं बेटा। श्रेया, सर बैठ सकते हैं। श्रेया नहीं है मीटिंग में? श्रेया है कि नहीं है? यस सर, यस सर। तो क्या आगे बढ़े बेटा? चलिए यहां देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी। ऊपर में तो हमने लिया है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब हुआ कि जब एयर भी ना हो, और एयर और वैक्यूम दोनों के स्पीड में बहुत कम का अंतर होता है। लेकिन एक बात बताओ, एयर के बाद नीचे हम लिखे हैं ग्लास, तो आप मुझे ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, एयर में या ग्लास में? सर एयर। अच्छा, एयर में मान लो अगर 10 है और ग्लास में 8 है तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इतना आ जाएगा लगभग, यही आएगा ना 1.25 जितना। यानी कि देखो रेशियो 1 से ग्रेटर आ रहा है। ये रेशियो क्या आ रहा है? 1 से हमेशा ग्रेटर आएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को छोड़ के किसी और का लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 1 से ग्रेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर है, और एयर सबसे बड़ा है। तो फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो ध्यान में रखना कि एयर का स्पीड, एयर के अंदर लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है। समझ गया ना? मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से ये 1 से ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो आपसे बोला जा रहा है राइट इन स्टेटमेंट
that the refractive index of water is 1.33 means, अगर हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का दिया हुआ है 1.33, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, कैसे बोलेंगे हम इसको? बोलिए तो जरा वेदिक। refractive index of water with respect to the air. और कोई बोलेगा? इसका मीनिंग ये लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 1.33 टाइम्स, इस वेलोसिटी को स्पीड भी आप बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.33 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक वेदिका? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हवा में इतना गुना ज्यादा तेज चलती है, इतना गुना तेज चलती है, 1.33 टाइम्स चलती है। समझ गए? तो आप मुझे स्टेटमेंट में बताइए कि रूबी में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.71 है तो क्या होगा रूबी में स्पीड ऑफ लाइट? 1.71 times the speed of Ruby. बिल्कुल, ये तो आपने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज 1.71 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, लेकिन अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। क्या होगा वेदिका? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रूबी। बच्चों क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.71 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और जो नहीं दिया हुआ है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रूबी। तो अब निकल जाएगा बच्चों, बोलो। तो मतलब अब आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि डायमंड में बताओ स्पीड ऑफ लाइट, क्राउन ग्लास में बनाओ, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में बनाओ, तो बन जाएगा ना? ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे किंसुक तो बन जाएगा ना? बोलो किंसुक। Yes, sir. Yes. बिल्कुल सही, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रूबी। एनिका समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. क्योंकि फायदा ही नहीं होगा अगर हमें समझ में नहीं आए, तो सुबह में उठने का कोई फायदा नहीं होगा बेटा। इसलिए जहां नहीं आता है ना उतना जरूर आप रुक के पूछना और पूछवाना, ठीक है ना? तो अब आप यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल सकती हैं, जो लाइट का वेलोसिटी होगा रूबी में या स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी में होगा। क्लियर है? देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुझे बताइए 5वां नंबर का स्टेटमेंट क्या है? The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Vedika, Yes, sir. what is the meaning of this statement number 5? दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? 5वां क्वेश्चन। The speed of light in diamond with respect to air is 2.42 times. और बोलो अनन्या। किंसुक
क्या आप सभी लोग मतलब निद्रा की देवी अभी भी हावी हो रही है क्या? हाँ सर। नहीं, किंसुक लोगों से पूछ रहा हूँ, उन लोगों का आवाज भी नहीं आ रहा है, मतलब अभी बेड छोड़े हो कि नहीं बच्चों? बेचारी सर छोड़ चुके हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, छोड़ चुकी हो तो बोल भी दो। Light in air with respect to diamond is 2.42. बिल्कुल बिल्कुल, और कोई बोलो। अनन्या? अनन्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड नंबर में ज्यादा है, 1 से बड़ा है, इसका मीनिंग क्या है? Sir, how slow the light passes through the diamond? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज दिस मच टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। गॉट इट? हमेशा हमको बोलना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर का लगभग 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है। समझ में आया? स्पीड या वेलोसिटी के लिए हमने कोई सेंटेंस यहां लिखा था क्या? यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.33 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेदिका भी सही बता रही है, बट वो विथ रेस्पेक्ट टू जो बता रही है, मैं चाहता था कि वो क्लियर मीनिंग के साथ बताए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट। अब यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन है, बोलता है टेबल की इंफॉर्मेशन को यूज करो कि आपके पास केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर है, बताना है किसमें लाइट सबसे ज्यादा जाएगी। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, देख लेते हैं हम लोग इसके टेबल को। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, चलो देखते हैं। केरोसिन किधर है जी? हाँ यहाँ है, यह है केरोसिन, फिर ये है हमारा टर्पेंटाइन और ये है हमारा वाटर। तुम बताओ इसमें लाइट सबसे ज्यादा किसमें गुजरेगी? बोलो। वाटर में गुजरेगी, जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो, सर टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन, इसमें सबसे फास्टर होगी लाइट। बोलो, थोड़ा सोचो, स्टेटमेंट इसका मीनिंग ध्यान रखना, समझ गया? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ध्यान रखना और उसके बाद बोलना। अच्छा ठीक है, ये बताओ, बेंडिंग का फिनोमेना होता है तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेंड किसमें करेगी? मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायरेक्टली बेंडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि जितना ज्यादा बेंडिंग होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी डायमंड का सबसे ज्यादा होगा। चलिए अब बताइए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें होगा? सर टर्पेंटाइन ऑयल में। तो जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा उसमें सबसे कम वेलोसिटी होगी लाइट की, उसमें कम स्पीड होगा लाइट का। समझ में आया? हवा में लाइट जो है 1.33 टाइम्स एयर के जा रही है। तुम देखो यहां पे 3 लाख किलोमीटर बराबर 1.33 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 1.47 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन, 1 पॉइंट और एक नंबर क्या था? अच्छा 44 है, ये है 44, यहाँ है 1.47 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। आप बताओ, ये नंबर तो कांस्टेंट है अनन्या? यस सर। तो ये नंबर जो है अगर छोटा है, इस छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से गुना करेंगे तब ये आएगा, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो बड़े नंबर को तो हम छोटे नंबर से ना गुना करेंगे जी, तब ना ये दोनों बराबर आएगा। जैसे मान लिया जाए हम 50 ले लिए, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 गुने 50 होगा, 5 होगा। या अगर हमने 10 के बदले यहाँ पे ले लिया है अगर मान लो 20, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 20 इंटू 2.5। अगर हम ये नंबर बड़ा कर दिए तो 5 क्या हो गया? छोटा हो गया ना। अगर यहाँ 25 ले लेते
तो ये होता 2। तो ये नंबर जब बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 25, तो 5 क्या हो रहा है, घट रहा है ना, बोलो। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में उतना कम होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही थी कौन, वेदिका। समझ में आ गया? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होना मतलब ज्यादा बेंडिंग होना, उस मीडियम में कम है। उतना ही कम होना, बिल्कुल सही जवाब। वेदिका क्लियर है या? हाँ बिल्कुल सही थी तुम, मैं तो जानबूझ के ऐसे टोका कि 2-4 जिनकी गलती है वो सब बाहर निकले, समझ गए? तो आप लोग यहां तक बना के रखना। अब मैं आता हूं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों के पास पेज नंबर कितना था? इसका देख लो ना, पेज नंबर 174 है सर शायद। हाँ वही होगा 174। अब यहाँ लेंस फॉर्मूला स्टार्ट होगा, लेंस का डायग्राम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? सर इसको भी आज ही बना के भेजना है क्या? क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं बनाना है इसको। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज है, इसमें हम क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। ओहो हो,